नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। पंचायत एक ऐसा शब्द है जिसे आप अक्सर सुनते होंगे। कहीं दो चार लोग खड़े हुए तो आने जाने वाले पूछ ही लेते हैं क्या पंचायत चल रही है क्या। गांव में कहीं कोई बड़ा मामला हो जाए तो पंचायत बैठ जाती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत का जिक्र रह रहकर होता रहता है। लेकिन अगले एक महीने तक पंचायत का शोर पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों पर होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखें तय कर दी गई है और नतीजे उसी दिन आएंगे जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे, यानी 2 मई। अब गांव गांव में किस किस की सरकार बनेगी, कौन कौन प्रधानी जीतेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का हाल आखिर क्या होगा, गांव की पंचायत में सबसे ज्यादा पैठ किसकी होगी, राजनीतिक दल किस तरह से पंचायत चुनाव को देखते हैं, क्यों पंचायत चुनाव को उत्तर प्रदेश में 2022 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्या वाकई में पंचायत चुनाव के नतीजे 2022 विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे, ये सब जानने के लिए आज गांव की पंचायत होगी। यूं तो हर चुनाव बेहद दिलचस्प होता है, लेकिन जब बात गांव के चुनाव की होती है तो वोटर किसे चुने ये मुश्किल होता है। प्रत्याशी आसपास के पड़ोसी होते हैं। पंचायत चुनाव का संबंध सीधे तौर पर गांव से जुड़ा होता है। गांव किसानों की पहचान होती है और इन्हीं किसानों को लेकर इस बार पंचायत चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की हवा है। हाँ, यह भी बात है कि पहले से आंदोलन अभी धीमा हो गया है, लेकिन इस मौके को विपक्षी पार्टियां भुनाने में नहीं चूक रही हैं। कांग्रेस, आरएलडी, सपा, यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी किसानों को लेकर पंचायतें और रैलियां की हैं, जबकि किसान आंदोलन से पंचायत चुनाव में बीजेपी को दिक्कतें होंगी, चाहे बीजेपी माने या न माने, क्योंकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। किसान नेता घूम घूम कर बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। अब ऐसे में किसानों की नाराजगी के बीच पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती है। एक रिपोर्ट देखिए, समझिए पंचायत चुनाव क्यों सियासी दलों के लिए काफी अहम है और क्यों इस चुनाव को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहा जा रहा है। ये देखिए रिपोर्ट, फिर आज इसी मुद्दे पर होगी कंचन का अभियान में चर्चा। पंचायत चुनाव का सज गया मंच, प्रत्याशियों में चलेंगे चुनावी पंच, सियासी दलों की है पैनी नजर, नतीजों का 2022 में होगा असर। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। भले यह चुनाव लोकसभा विधानसभा की तरह बड़ा ना हो, लेकिन गांव की तस्वीर 2022 में सियासी दलों की तकदीर लिख सकती है। यही वजह है कि तमाम सियासी दल पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल मान रहे हैं और जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पार्टियों की रणनीति गांव में कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त पर छोड़ दीजिए, लेकिन इस बात में दो राय नहीं, पंचायत चुनाव के नतीजों से यह साबित होगा कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का असर बीजेपी पर कितना पड़ता है और विपक्षी पार्टियों में किसको कितना फायदा होता है। किसान आंदोलन के जरिए प्रियंका गांधी गांव में कांग्रेस के लिए जान फूंकने की कोशिश कर रही है, तो सपा, बसपा और दूसरे दल भी किसान आंदोलन को पंचायत चुनाव में बड़ा हथियार मान रहे हैं। आखिरकार पंचायत चुनाव सियासी दलों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए। उत्तर प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम पंचायतें, मतलब इतने ग्राम प्रधान होंगे। 7 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे। 3051 सदस्य क्षेत्र पंचायत चुने जाएंगे। 826 ब्लॉक प्रमुख होंगे। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। 75,855 जिला पंचायत के सदस्य होंगे। चुनाव में कुल 12 करोड़ 43 लाख से ज्यादा वोटर वोट डालेंगे। अब इन आंकड़ों से आप समझ गए होंगे आखिर पंचायत चुनाव सभी सियासी दलों के लिए क्यों अहम है। प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव होंगे।
15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2 मई को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो चुकी है। पंचायत चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, सब तय है। और अब विधानसभा चुनाव से पहले गांव के चुनाव नतीजे क्या होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 चरण में ये चुनाव होंगे। 15 तारीख से इसकी शुरुआत की जाएगी। नतीजे क्या होंगे वो तो 2 मई को पता चलेंगे, जब बाकी 5 चुनावी राज्यों के भी नतीजे पता चलेंगे। यूं तो किसी पार्टी का साफ तौर पर जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं उस तरह की गवर्नमेंट नहीं चुनी जाती है, लेकिन नजरें हर पार्टी की टिकी रहती है। और यह भी कहा जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसका सेमीफाइनल है ये। भारतीय जनता पार्टी से मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से अंशु अवस्थी, सपा से विवेक साइलेस जुड़े हुए हैं, बीएसपी से सतीश प्रकाश और प्रसपा से दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल मनोज मिश्रा जी आपसे ही है, किसानों को लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है वो आपने, हमने, हम सबने देखा है। कितना असर होगा किसान महापंचायतों का, किसानों का कृषि कानून के खिलाफ विरोध का? कनेक्टिविटी नहीं है जी। आप ये बात समझिए कि भाजपा की सरकार किसान समर्थक सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार। पहले मैं 2 मिनट में मोदी योगी जी की सरकार के किसानों के संदर्भ में काम बता देता हूं। आप ये देखिए कि जब मोदी जी आए थे तब कृषि का बजट देश का 23-24 हजार करोड़ था, और जब ये पिछला बजट पेश हुआ तो कृषि का बजट 1,33,34,000 करोड़ था। मतलब 7 फोल्ड, 7 गुना बढ़ गया बजट। पहली चीज। दूसरी चीज, किसानों को चीजें उपलब्ध कराएंगे कि साथ साथ उनका जीवन स्तर सुधारा मोदी जी ने। शौचालय दिया, गैस दिया, बिजली दिया, घर घर योजना का नल का कार्यक्रम चल रहा है, पानी का, और आवास, प्रधानमंत्री आवास दी, प्रधानमंत्री सड़क दी। तो किसान के जीवन स्तर पर जो खर्च आता था वो सरकार ने वहन किया। तो किसानों को जो भी कर सकती थी मोदी सरकार ने किया। अब आइए उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने अपनी पहली कैबिनेट तब तक नहीं की जब तक किसानों की कर्ज माफी का जो वादा किया था उसका रोड मैप तैयार नहीं कर लिया। योगी जी ने जब रोड मैप तैयार कर लिया तो 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया, और जो किसानों का 4-5 साल का गन्ने का बकाया था वो 1,27,000 करोड़ दे दिया। चाहे पीएम सम्मान निधि हो जो किसानों के खाते में गई, या जो भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी चीजें हैं योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर करी। और जो बिजली जिन बजरों में नहीं, लेकर जो विरोध हो रहा है उस पर आपने जवाब नहीं दिया। विवेक साइलेस जी, साफ तौर पर देखा गया है कि कृषि कानून को लेकर सरकार का कितना विरोध हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो संजीव बालियान का विरोध हम सबने देखा था। क्या विपक्ष को पंचायत चुनाव में इसका फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष ने भी पंचायत चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ी है? जी बिल्कुल। जहां तक किसानों की बात है तो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जाने। अरे भाई आवाज नहीं आ रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी। सतीश जी को जोड़ने की कोशिश कीजिए, उनका ऑडियो भी कम कर दीजिए। आवाज मुझे इको कर रही है। विवेक जी, आवाज आ रही है? पूरी कीजिए। हाँ हाँ, पूरी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया है और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया है। 2017 का अगर इनका मैनिफेस्टो देखिए तो इन्होंने एक किसान विकास फंड की घोषणा की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 20,000 करोड़ रुपए रखेंगे और इमरजेंसी में किसानों के काम आएगा। लेकिन सरकार बनते ही वो किसान विकास फंड कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला गया। दूसरी इन्होंने गठित किया था कृषि समृद्धि आयोग, जिसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। 4 साल से ऊपर की सरकार हो गई लेकिन आज तक एक बैठक नहीं हो पाई। कृषि मंत्री का ये हाल है, जब वो बैठक लेते हैं तो उनके बगल में प्रमुख सचिव सो रहे होते हैं और वायरल हो जाता है। यूरिया ने भी इन लोगों ने 5 किलो की चोरी की। डीएपी में लगातार ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सब सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 7.5 किलोवाट का किसानों को कनेक्शन मिलता था, जिसको जो 7 से 8 हजार जिसका बिल आता था बिजली का, आज बिजली इतनी। चलिए सतीश प्रकाश जी,
साफ तौर पर देखा जाए तो बीएसपी ने भी जमीनी लेवल पर खूब काम किया है पंचायत चुनाव को लेकर। क्या कृषि कानून का विपक्ष को फायदा मिलेगा जो आंदोलन चल रहा है, और सरकार को इसका नफा नुकसान देखना पड़ेगा? सतीश प्रकाश को मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, कृषि कानून को लेकर के जो कंचन जी मुझे भी बहुत इको कर रहा है। ठीक करवा रहे हैं। स्पष्ट है, बीजेपी की सरकार ये मान चुकी है कि जो गांव का जो किसान है, गांव में चाहे किसान हो या मजदूर हो, वो परेशान है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज बीजेपी सरकार के लिए एक करारा तमाचा है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी एक नीति, उनकी एक छल नीति थी, जिस छल नीति के कारण वो चुनाव जीतना चाहते थे ग्राम पंचायत का। अभी माननीय जो है हाईकोर्ट ने भी सरकार के उस आरक्षण नीति के ऊपर सवाल उठाया है, और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण नीति को चैलेंज भी किया है, बाकायदा खत्म किया है। देखिए बीजेपी ने क्या किया, योगी जी की सरकार ने क्या किया कि वो चुनाव को कहीं ना कहीं छल नीति से जीतना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दखल नहीं देंगे, हाईकोर्ट के लिए जाइए इसके पास। सुप्रीम कोर्ट ने तो दखल अंदाजी से ही मना कर दिया। सतीश प्रकाश, उनके अंदर एक सरकार के प्रति आक्रोश है, लेकिन सरकार ने एक गलत और छल नीति के तहत नहीं। आप एक तो आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच पा रही। मनोज मिश्रा जी, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खूब तैयारी की है। बकायदा लखनऊ में वॉर रूम भी पार्टी दफ्तर में बनाया गया है। क्या उम्मीदें हैं पंचायत चुनाव को लेकर? तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 4 चरण में वोटिंग होगी। अंजन जी, आपने पहले मेरी बात काट दी। मैं ये कह रहा था कि किसानों को जो विपक्ष भ्रमित कर रहा है वो भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि मोदी सरकार, योगी सरकार इतने उनके। अरे भाई, मोदी योगी की क्या बात कर रहे हो? गन्ना किसानों को कितना पैसा दिया आपने, ये भी बताइए ना। अगर आपको ये लगता है, आप गन्ना किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि पिछले 4 साल आपको सरकार चलाते हुए होगी, गन्ने की कीमत में अगर 1 रुपए की वृद्धि हुई हो तो आप बताइए ना। अभी तो बकाये की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना आप। अभी तो गन्ना किसानों का बकाया भी आपको नहीं मिला है। बाकायदा आप ये बताइए, 4 साल में आपने गन्ना किसानों का जो 1 रुपया गन्ने की कीमत बढ़ाई हो, आप बताइए ना। बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में आई है, 2007 से 2012 के बीच में आप गन्ना किसानों, सुनिए, गन्ने का जो रेट है वो 125 से 250 रुपए क्विंटल हुआ। आपने क्या वृद्धि की? मेडिकल कॉलेज पे काम शुरू कर दिया। अरे भाई, मेडिकल कॉलेज में क्यों पहुंच रहे हो? अगर गन्ना किसानों की बात कर रहे हो तो आपको किसानों पे बात करनी पड़ेगी ना। आप मुझे ये बताइए मनोज बताइए, जी, एक सवाल तो बार बार यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि सरकार जहाँ उपलब्धियां गिनाती है वहाँ विपक्ष का ये कहना है कि ऐसा कुछ किया ही नहीं आपने किसानों के लिए। आप कहते हैं किसान की आय 2022 तक दोगुनी होगी। किसान की हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है वो हम सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर काम कर रही है तो उसने गन्ना के ऊपर क्या पैसे बढ़ाए? आप हमसे पूछिए। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, 125 रुपए गन्ने का रेट था, तो हमने 2012 में सरकार छोड़ी। अब गन्ने का रेट जीवन स्तर पे खर्च करता है, वो रोटी पे खर्च करता है, वो कपड़े पे खर्च करता है, वो मकान पर खर्च करता है, जीवन की अन्य चीजों पे, गैस पे खर्च करता है, बिजली पे खर्च करता है, पानी पे खर्च करता है। इन सब पर मोदी जी ने व्यवस्थित तरीके से किसानों को दिया। विवेक जी, आप अगर एग्रीकल्चर के भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि सरकार ने किसानों को काफी कुछ दिया है, किसान इनके पक्ष में है, कोई नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी है तो मना ली जाएगी। में जो आपने सिलेंडर दिया, 5 किलो का सिलेंडर आपने 1600 रुपए का दिया। मैं बोलूंगा मैम? जी जी विवेक जी बोलिए। इन लोगों को सतीश जी एक एक करके बात रखिए, इस तरह आवाज पहुंच नहीं पाती है, इस तरह हमारे दर्शकों को आवाज नहीं पहुंच पाएगी। एक एक करके बात कीजिए। सतीश जी ऑडियो कम कर दीजिए, फेडर डाउन कर दीजिए। बोलिए विवेक जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया मैं दोबारा कहूंगा, पूरा देश जानता है। डीजल बढ़ा के उन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी, क्योंकि डीजल देखिए ट्रैक्टर में भी लगता है और डीजल पंप सेट में भी लगता है। बिजली की कीमतें आपने इतनी बढ़ा दी हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले जो किसान
8 से 9 हजार रुपए देता था, आज 21,500 रुपए दे रहा है। और जो 7.5 किलोवाट का कनेक्शन किसान को खेत पे जाके पोल को गाड़ने के बाद जो मिलता था 18 से 20 हजार रुपए में, वो आज मिल रहा है 1.5 लाख रुपए में। ये किया है भारतीय जनता पार्टी। और जो मुख्यमंत्री खुद इस बात का बयान दे दे कि किसान गन्ना क्यों बोलते हैं, गन्ना बोने से तो डायबिटीज हो जाती है, वो किसानों का कितना बड़ा हितैषी हो सकता है, ये किसान खुद डिसाइड कर रहे हैं। और इसीलिए आज किसान उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में सड़कों में बैठे हुए हैं। 300 किसान शहादत दे चुके हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। किसानों को इन्होंने कहा था 14 दिन के अंदर हम पूरा फाइनल पेमेंट करेंगे। आज भी 10,000 करोड़ से ऊपर किसानों का बकाया है, जो कि गन्ना मिलों के चक्कर काट रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। तो ये फर्जी बातें, फर्जी आंकड़े देने, फर्जी नौकरियां देना, इस तरह की बात, यही एक वजह है कि किसान नेता नहीं बल्कि जनता स्वयं, कि कृषि कानून में लोगों का, क्योंकि गांव में कई किसान साफ तौर पर होते हैं, किसानों का क्या समर्थन है क्या नहीं है। एक बात तो तय है कि पंचायत चुनाव में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बोलिए। जी बिल्कुल। और यही वजह है कंचन जी कि आज गांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, उनको भगा दिया जा रहा है। यही एक वजह है। कितना बताइए मनोज जी, के अंदर जवाब दीजिए इसका, क्यों मंत्री जो है भगाए जा रहे हैं, गांव के मजदूरों क्यों में समर्थन नहीं किया जा रहा है। मीटिंग हाई लेवल बुलाई गई थी जेपी नड्डा, अमित शाह की तरफ से, जाटों को मनाने की कोशिश की जा रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या हुआ ये हम सबने देखा है। तो कृषि कानून जहां सरकार ये गिना रही है कि किसान आपके साथ है, ये तो पिक्चर साफ हो जाएगी पंचायत चुनाव के नतीजे के साथ, जब 5 बाकी चुनावी राज्यों के नतीजे आएंगे। देखिए कंचन जी, अभी 6 जगह उपचुनाव उत्तर प्रदेश हुए थे, परिणाम वही रहे थे कि 5 जगह भाजपा, 1 जगह सपा, कांग्रेस और दूसरा दल तो था ही नहीं कहीं। दूसरी बात, आप ये कह रहा हूं कि जनता का जो कार्यक्रम है, जो जनता के हित का कार्यक्रम है, जिसमें केवल किसान ही नहीं है, जिसमें सारा मजदूर है, गरीब है, छात्र है, नौजवान है, महिला है, पुरुष है, अगला है, पिछड़ा है, सबको इसके लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई थी तो क्यों गई, और भारतीय जनता पार्टी को किस परिवेश में मिली। आपको ध्यान है उस समय की पृष्ठभूमि में, जब मुजफ्फरनगर का दंगा था, नौकरियों में भ्रष्टाचार था, नौकरियां समाजवादी सरकार में बेची जा रही थी, लड़के झोले में रुपया लाते थे और कागज पे नौकरी ले जाते थे, और जो सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन और जो अन्य लोग थे वो बोरों में भर के रुपए ले जाते थे। नौकरियों का खुला रेट था। आप ये बताइए, योगी जी ने 4 लाख नौकरियां दी, एक नौकरी में भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और योगी जी ने हर कार्यक्रम में जब पत्र बांटा, उनका नियुक्ति पत्र, तो वो पहला प्रश्न पूछते थे किसी को देना तो नहीं पड़ा, और लड़के 100 रुपए कहते थे। नियुक्ति पत्र भी किस तरह बांटे गए थे हम सबने देखे मनोज जी। क्यों विवेक साइलस जी, देखिए जिस तरह से सरकार एक तरफ तो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत ऐसी ही है? क्योंकि जो संघर्ष दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पर देखने को मिला है वो तो कुछ और बयां करता है। टीकरी सिंगू गाजीपुर बॉर्डर पर, हालांकि ये बात भी सच है, इस बात में कोई दो राह नहीं है कि जिस आज 4 महीने पूरे हो गए हैं कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक स्थिति वैसी बनी हुई है, कोई सुधार नहीं हुआ है। और विवेक जी, एक और बात यहां पर है, किसी को नहीं पता है कि अगली बातचीत सरकार और किसानों के बीच कब होगी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस आंदोलन में 300 से ज्यादा हमारे किसान, हमारे अन्नदाता अपनी शहादत दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। मनोज मिश्रा, सरकारी आंकड़े, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है देखिए कि जो आंकड़े सरकार ने अपनी 4 साल की उपलब्धियों पर दिखाए हैं वो सारे फर्जी हैं। चर्चा जारी है गांव की पंचायत पर। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 4 चरण में मतदान होगा। 15 तारीख
पहला है, और 2 मई को नतीजे आएंगे जब बाकी के 5 चुनावी राज्यों में नतीजे आएंगे। मनोज मिश्रा जी, विपक्ष साफ तौर पर एक ही आरोप लगा रहा है कि जो सरकार के द्वारा आंकड़े पेश किए गए हैं वो सारे फर्जी हैं, वो झूठे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े भी सरकार ने पिछले 3 साल में तो नहीं पेश किए, लेकिन अचानक से पेश किए। हमने देखा था कि इस तरह 4 साल पूरा होने पर सरकार ने उपलब्धियां अपनी गिनाई थी, लेकिन खास तौर पर सबकी नजरें किसान आंदोलन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव, इस पंचायत चुनाव को उसका सेमीफाइनल ही माना जा रहा है। पहले भी यही कहा था, शायद कट गया था, हमें लग रहा कि ये जनता तय करेगी, प्रदेश की जनता तय करेगी। अभी 6 जगह उपचुनाव हुए थे, 5 जगह भारतीय जनता पार्टी थी। अगर जनता नाराज थी तो हम 5 जगह कैसे जीत गए? सही बात यह है कि मोदी जी की योजना, योगी जी की योजना सीधा किसान के पास पहुंच रही। आपको ध्यान हो कि राजीव गांधी जी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा पूछता। तो ये 85 पैसा था, वो दलालों की जेब में जाता था। लेकिन मोदी सरकार, मोदी जी 1 रुपया भेजते, पूरा 1 रुपया पहुंचता। तो ये अंतर आया है कांग्रेस की सरकार में और मोदी लेकिन जी किसान की, योगी जी की सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करेगी, लेकिन किसानों की क्या हालत है? दीपक मिश्रा भी हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं। दीपक जी, छोटी छोटी पार्टियां भी पूरा दमखम दिखा रही है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि पंचायत चुनाव ही आगे की तमाम पार्टियों की रणनीति तय करेगा विधानसभा को लेकर। देखिए कंचन जी, लोकतंत्र में कोई चीज छोटा नहीं होता। चलो अभी परियोजना मत का भी प्रयोजन होता है, और लोकतंत्र जो बड़ों के विरुद्ध, शक्तिशाली के विरुद्ध जनमानस को स्थापित करने का एक प्रणाली हो, उसमें कोई छोटा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, हर दल पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेता है और लेना भी चाहिए। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज को हिंद स्वराज के बराबर महत्व देते थे। डॉक्टर लोहिया ने एक चौखंबा राज की कल्पना की थी और उसमें स्पष्ट कहा था कि जो ग्राम सत्ता है, ग्राम स्वराज है या गांव की जो सरकार है, वो वैश्व सरकार और केंद्र की सरकार के समकक्ष और समानांतर है। क्योंकि बुनियादी जो काम होते हैं विकास के, वो ग्राम समाज पे ही होते हैं। गांव को तय करने दिया जाए कि उनका विकास किस ओर होगा। विकास जो है वो ग्राम मुखी होना चाहिए। इसीलिए गांव गांधी और की बात हमेशा से हर सरकारें करती रही हैं। हम भी सरकार में थे, हमने भी की। आज हमारे भाई भाजपा के साथी सरकार में, वो भी कहते हैं। मैं इनके दावे सुन रहा था। इनके दावे जब भी मैं सुनता हूं तो मुझे राम गोड़वी साहब याद आ जाते हैं कि इनके फाइलों में गांव का मौसम सदैव गुलाबी रहता है, चाहे वहां सूखा पड़ा हो। 15 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है, 13 बेरोजगार प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, 11 नौजवान जो इनकी योजनाओं से प्रभावित होकर बैंकों से कर्ज लिए, वह प्रतिदिन आत्महत्या करने के लिए अभिशप्त है। पर ये मुद्दा उधर कुछ नहीं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बिगुल बजा रहे हैं जहां जहां चुनाव हो रहा है। यह दरअसल भूल चुके हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या दर्शन था। ये कह रहे हैं कि 95,000 प्रति व्यक्ति आए, हमने उत्तर प्रदेश की कर दी। मानवत 15वीं वित्त आयोग का जो अभी अद्यतन रिपोर्ट आया है, उसमें यह है कि 47,232 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री जी 95,000 की दुमदुमी बजाते हैं, उसी के दूसरे दिन इन्हीं का सांख्यिकी विभाग एक आंकड़ा जारी करता है जिसमें चालू कीमतों पर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 47,232 रुपए बताता है। जवाब दीजिए, तो ये तो अपने ही आंकड़ों, जवाब दीजिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विपक्ष का साफ तौर से कहना है कोई नौकरी नहीं दिलाई गई है सरकार की तरफ से। अभी 2 सवाल और है कंचन जी, बस 2 सवाल। जी दीपक मिश्रा, पूरा कीजिए। ये राष्ट्रमन के सवाल हैं, ये देश की जनता के सवाल हैं, ये भारत माँ के बहते हुए आंसुओं के सवाल है। बस 2 सवाल और बोलिए। मनोज जी बेहतर बताएंगे। ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दूसरे स्थान पे पहुंचा दिया। मानवर 1947 से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी सूबे की अर्थव्यवस्था है, वह दूसरे स्थान पर 1947 से ही है। प्रति व्यक्ति आय में हमारा प्रदेश 32वें स्थान पर है और समग्र मानवीय विकास में 29वें स्थान पर है। यह इन्हीं के नीति आयोग के आंकड़े हैं। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 356 करोड़ का गैग
जवाब मांग रहा है और इनके विभाग यूसी तक नहीं दे पाए। ये मनोज जी जवाब दीजिए, कई सारे सवाल यहाँ पर विपक्ष दाग रहा है कि सरकार जो आंकड़े देती है वो फर्जी है, कोई भी काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया नहीं गया है। आप नौकरियों की बात करते हैं तो विपक्ष ये साफ तौर पर कह रहा है कि कोई नौकरी यहाँ पर नहीं दी गई है। आप गिनाते हैं कि 4 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। किसानों की क्या दुर्दशा है आज, इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। कंचन जी, अब 1632 लोग अब प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। 4 साल से भी नहीं ये बात सही है कि हम नौकरियां बेच नहीं पाए। दीपक मिश्रा जी के नेताजी और दीपक जी जिस पार्टी में थे उसमें नौकरियां बेचते थे। इन्होंने लगभग 2 लाख नौकरियां दी हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, खुलेआम बेची गई। आपको ध्यान हो कि हम इनकी तरह जातिवाद नहीं कर पाए। लड़कों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बोर्ड बिगाड़ दिया, जिसका इंडिया टुडे में छपा था कि यादव आयोग, लोक सेवा आयोग की जगह उस पर लिख दिया गया था यादव आयोग। ये भी हम नहीं कर पाए। और हम ये भी नहीं कर पाए कि किसान पहले बहुत ऐसा था, अब हमने भारतीय जनता पार्टी ने कष्ट दे दिया। हम इनकी तरह परिवारवाद भी नहीं कर पाए कि श्रीमान अखिलेश जी के परिवार में 34 लाल बत्तियां थी, योगी जी के परिवार में एक भी लाल बत्ती नहीं। हम ये भी नहीं कर पाए। विवेक जी बताइए, परिवारवाद वर्सेस जातिवाद हो रहा है यहाँ पर। सरकार की तरफ से कहना है कि जाति पे कोई राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार पर ही चलती है और आगे बढ़ रही है। कंचन जी, इनके पैरामीटर में फेल हो गई, ये बात सही है। विवेक जी, हमने परिवारवाद नहीं कर पाया, हमने क्षेत्रवाद नहीं कर पाया, सुन लिया, आप लोग जरा शांत हो जाइए। हमने भ्रष्टाचार नहीं कर पाया, हम नौकरी नहीं बेच ठीक है। विवेक जी बताइए, आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया, नौकरी नहीं दी, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, परिवारवाद पर राजनीति चलती है, जातिवाद होता है, ये तमाम आरोप यहाँ पर सत्ता पक्ष लगा रहा है आप पर। कंचन जी, इसका जवाब मैं देखिए कंचन जी, जो अभी ये लोग एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं अरबों रुपए के, अभी एक लेखपाल की भर्ती का एडवर्टीजमेंट आया था, वो कितनी बुरी तरह से फर्जी निकला था और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री कार्यालय को उसको डिलीट करना पड़ा था। ये बात करते हैं 5 एक्सप्रेसवे की, हमने तो 21 महीने में हवाई जहाज उतार के दिखा दिया एक्सप्रेसवे के ऊपर। यहाँ 4 किलोमीटर हो गया, बोलते हैं 5 एक्सप्रेसवे बन गए। इनसे कहिए 1 किलोमीटर गाड़ी चला के दिखा दे किसी एक्सप्रेसवे पे, हम मान जाएंगे। शिक्षा घोटाला कितना बड़ा हुआ, ऑक्सीमीटर पे कितना बड़ा घोटाला हुआ, शमशान तक में दलाली खा गए, बच्चों के मिड डे मील में दलाली खा गए, नमक और जूते तक को नहीं छोड़ा, बाल विकास पुष्टाहार में बच्चों के फर्नीचर में घोटाला कर गए। कहां छोड़ा इन लोग ने? घोटालेबाज सरकार है, स्मार्ट मीटर का घोटाला किया, बिजली में घोटाला किया, क्या छोड़ा है मनोज मिश्रा की कंपनी ने? और कौन सा ऐसा पर्चा है, कौन सा ऐसा इम्तिहान है जहां पर्चा लीक ना हुआ हो? कौन सा ऐसा है? वो भी भ्रष्टाचार के पेट चढ़ गया। अभी 23/12/2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जो उन्होंने नौकरियां निकाली थी, कल उसको निरस्त कर दिया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बोलते हैं कि हमने पता नहीं कितने रोजगार लोगों को दे दिए। विवेक जी एक बात बताइए, आज सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है, हम पंचायत चुनाव पे कर रहे हैं, ये बताइए, समझाइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कृषि आंदोलन का नुकसान उठाना पड़ेगा इस पंचायत चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं ये लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है इस पंचायत चुनाव को। नतीजे साफ कर देंगे कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं है। मनोज जी मुझसे पूछ रहे हैं जी, बताइए पंचन जी, ये क्या पूछ रहे हैं आप? जी आपसे ही पूछ रही हूँ मनोज जी, बताइए ये एक इनके तरह से तय हो जाएगा। इनके केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, इनके विधायकों को गांव से खदेड़ के उन्होंने बानगी भर दी है। अभी चुनाव में आएंगे यही किसान, यही गांव के लोग, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। अभी से पोस्टर बैनर लगने चालू हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री गांव में एंट्री बैन। और अभी बताइए मनोज जी, इसका तो जवाब दीजिए, क्या हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? संजीव बालियान को क्यों रोका गया था जब वो मनाने पहुंचे थे? क्यों रोका गया था संजीव बालियान को? कंचन जी, उन्हीं के गांव के लोग थे। कंचन जी मेरी बात सुन लीजिए, ये विवेक जी बहुत खुश हैं, इन्हें ये तो और खुश होना चाहिए, इनकी सरकार आ रही है, अपने मंत्रालय बांट लें, नौकरियां ढूंढ लें, उनको बेच लें, जातिवादी लोग बिठाल दें, परिवारवादी लोग बिठाल दें,
आयोगों में भर्ती कर डाले पहले आ ही जाइए जनता का हमारी तो पार्टी में, विश्वास मनोज हासिल मिश्रा, हो आपका गया। भी स्वागत करते इनकी हैं, आइए। बातों से ये अपनी चिंता कब कर रहे हैं भारतीय मनोज आइए, मिश्रा स्वागत जी, ये है तो आपका, आपको आइए। इनवाइट कर रहे हैं कि आप इनको- उनकी पार्टी में आ जाइए। इनको अपनी चिंता कब है? आइए, आइए, भारतीय आप भी जनता ज्वाइन कर पार्टी लीजिए। चिंता ज्यादा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता लेकिन छोड़ हमारे यहाँ दीजिए। आप झूठ नहीं बोल आप पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको को झूठ नहीं भारतीय बोलने जनता दिया पार्टी की जाएगा। चिंता करने दो, आप अपनी चिंता करो। आप पहले इस जातिवाद से मुक्त पाओ। आप ये बताओ कि आपने जो संगठित भ्रष्टाचार किया इसीलिए था आयोगों गांव में, के और लोग, आयोगों के चेयरमैन गांव और का भर्ती बोर्ड किसान, के चेयरमैन, गांव के माननीय युवा, न्यायालय के गांव के निर्देशों छोटे अनुसार व्यापारी आंध्र आप यादव लोग को की दौड़ा सहित दौड़ा के तमाम गांव से आयोगों खदेड़ के चेयरमैन बाहर कर दे और रहे बोर्ड के हैं। सदस्य और इसीलिए मेंबर यही वजह सतीश है, प्रकाश यही जी, वजह देखिए, है। क्या जहरीली शराब क्या हम लोग ये बढ़ाने बात के मानी ठेके जाए पे। कि आज भ्रष्टाचार की गांव का परिकाष्ठा किसान पार भारतीय कर जनता चुके हैं। पार्टी के साथ सरकारी नहीं ठेके है? से माननीय जहरीली क्योंकि 2 शराब मई को तो पिलवाने ये वाली साफ हो ही पार्टी, जाएगा। 1200 लोगों से ज्यादा लोग जहरीली शराब पी के मर गए, और आप भाषणबाजी मत करिए मनोज जी। नहीं, हम ज्यादातर लोग गांव के ही थे। हम आपको बता रहे, आप तो बहुत कुछ होने चाहिए। आप तो इतनी बड़ी भाषणबाजी और झूठ के सिवा मनोज मिश्रा आप करते क्या हैं? आपको विवेक जी, क्या ये कहा प्रधानमंत्री जाए के कि क्षेत्र में गांव दोनों का चुनाव हारे, किसान भारतीय जनता प्रयागराज पार्टी के बुंदेलखंड साथ का नहीं चुनाव है? हार के आए। कहीं ना कहीं इसकी पिक्चर जो है वो 2 मई को भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो पिछले 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर, बिल्कुल। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर तस्वीर जो हमें देखने को मिली है, उसे कहा जाए क्या कि आज देश के गांव का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? विवेक जी से पूछ रहे। विवेक जी से पूछ रही हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है उन्हें? जी जी तो जितना भी कि हमारा मीटिंग की, किसानों को परेशान किया, बार बार बुला के चाय पिला के बाहर भेज दिया, लेकिन हल नहीं निकाला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब तक अपने आकाओं से आदेश नहीं मिलेगा, जिनसे ये पैसे खा के बेचे हैं, जिनसे इन्होंने किसानों को सौदा किया है, जब तक वहां से आदेश नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये बड़े व्यापारियों और बड़े उद्योगपति, बिजनेस टाइकून की ये सरकार चल रही है। मनोज और आज मिश्रा जी, ये छोटे- बात छोटे तो बच्चे साफ जान है चुके कि हैं। बार बार कोई भी मुद्दा आए, ये बात कही जाती है कि आपकी सरकार अंबानी अडानी की सरकार है। देखिए ये बात तो विपक्ष अच्छी तरह करता है, लेकिन विवेक साइलेंस जी हमें लगता है समाजवादी पार्टी में बाद में सकती है। अगर इन्हें ध्यान हो, जब किसान मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश विकास परिषद बनाई, और उत्तर प्रदेश में जो देश के सबसे बड़े धनी उद्योगपति थे उसमें शामिल किया था, और उसका अध्यक्ष बनाया था अमर सिंह जी को। और इन्होंने किसानों की जमीन दादरी प्रोजेक्ट के लिए औने पौने दामों में खरीद ली। मैं लगातार इनको बता रहा हूँ, ये बड़ा किसानों के चिंतक है और उद्योगपतियों के खिलाफ है। ये इनकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पैरामीटर पे खड़ी भी नहीं उतरेगी। और ये कहना ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं बेचती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सतीश परिवारवाद नहीं प्रकाश करती। जी, बताइए, एक ही परिवार के लोगों मनोज को मिश्रा का नौकरियां कहना नहीं है कि भारतीय एक ही जनता क्षेत्र पार्टी के कोई लोगों को भ्रष्टाचार नहीं नौकरियां करती देती। है, इसीलिए प्रदेश की जनता शायद नाराज हो गई होगी। हाँ, इसीलिए नाराज है, और क्या कारण हो सकता है? सतीश ये प्रकाश प्रदेश जी की इसका जनता जवाब के विवेक देंगे। पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये प्रदेश की जनता के विवेक पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप लोकतंत्र में स्वीकार करिए अपनी हार। अभी उपचुनाव हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। आप अभी बनारस हार के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र। दोनों चुनाव वहाँ हारे। और आप वहीं इलाहाबाद प्रयागराज वहाँ हारे। वही हरीश चंद्र डिग्री कॉलेज में जो बनारस में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में कॉलेज का चुनाव हुआ, बुरी तरह से हार के आ रहे हैं। अभी की बात करिए ना। उदाहरण देके पीछे क्यों जा रहे हैं? विधानसभा की हार मत छुपाइए। आप लोकसभा की हार मत छुपाइए। और प्रधानमंत्री की न विधानसभा की संभावना न लोकसभा की संभावना। शासन के चुनाव के लिए हाल में चुनाव विधानसभा का होता है, चुनाव लोकसभा का होता है, चुनाव पंचायत का होने जा रहा है। इसके परिणाम देखिएगा। झांसी की सीट आप हारे और यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, देखिए, एक बात तो इस पंचायत चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिली है कि सभी पार्टियों ने मेहनत की, लेकिन जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, लखनऊ में पार्टी दफ्तर में वॉर रूम भी बनाया है, क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या इस बात को ये कहा जाए
क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात अपने पक्ष से रखती है कि जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसका कोई असर पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पर नहीं देखने को मिलेगा और देश का किसान आपके साथ है? संजय जी 2 मिनट धैर्य से सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से लगातार सतत संपर्क और संवाद करती है। वो क्या 2014 अच्छा, तो में किसानों और श्रीमान सरकार मोदी के का बीच में प्रधानमंत्री- बातचीत कब होगी मनोज मिश्रा जी, आज आप बता दीजिए। जी बताएं। किसानों और सरकार के बीच में जो 11 बार बातचीत हुई है जिसका कोई समर्थन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है, अगली बातचीत कब होगी? देखिए किसानों से बात तो हर जगह होती है, हमारा कार्यकर्ता गाँव जा रहा है और किसानों से ही बात कर रहा है और पूरे देश के किसानों से बात कर रहा है, पूरे प्रदेश के किसानों से विवेक बात जी कर रहा है। कोई जवाब नहीं है इसका कि अगली बातचीत कब होगी, खाली ये बात कह देना और इस बात को पीछे कर देना कि हमारे कार्यकर्ता तो समाजवादी पार्टी के भी मौजूद है, कार्यकर्ता तो मंडल स्तर पर मायावती के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, प्रसपा AIMIM भी जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो कार्यकर्ता तो सभी पार्टियों के मौजूद है। विवेक जी इस बात का जवाब कभी भी मुझे नहीं मिल पाया है कि अगली बातचीत किसानों और सरकार के बीच में कब होगी। 11 बार बातचीत हुई, बेनतीजा हुई। आज की तारीख में 4 महीने पूरे हो चुके हैं कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते करते। जी घंटे जी बिल्कुल सही बात पूरी हो जानी बेटी को बेहतर आपसे होता। पहले मनोज मिश्रा जी शांत हो जाइए ना, हो गया सुन लिया आपको। मेरा निवेदन था, देखिए मुझे खत्म कर लेने दीजिए फिर बोलते रहिए। आराम मैंने पहले भी कंचन जी आपसे कहा जब तक इनके आकाओं का आदेश नहीं होगा ये सरकार कुछ नहीं करेगी। इसी सरकार ने अपने आकाओं को एयरपोर्ट बेचा, रेल बेचा, BSNL बेचा, भारतीय पेट्रोलियम बेचा, LIC बेचा, एयर इंडिया बेचा, बंदरगाह बेचे, इंश्योरेंस सेक्टर बेचे, ONGC बेची। इनको लाइसेंस किसने दिया था ये सब बेचने का? और मनोज मिश्रा ने परिवारवाद की बात की तो अनुराग ठाकुर कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, पीयूष गोयल कौन है, DYS वेद्रा कौन है, राजवीर सिंह कौन है, कल्याण सिंह के बेटे, परवेश वर्मा कौन है, संगमित्रा मौर्य कौन है, पूनम महाजन कौन है, प्रीतम मुंडे कौन है, जयंत सिन्हा कौन है, वरुण गांधी कौन है, पंकज सिंह कौन है? जातिवाद की राजनीति करने वाले वो लोग हमसे बात करते हैं। इतने उदाहरण दे सकता हूं कंचन जी में कि सुबह हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा परिवारवाद है। ये सब बैठ के बात क्या करेंगे? ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, ये राजनीतिक ठग है, ये ठगने निकलते हैं लोगों को बड़े बड़े वादे करके। कल भी प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाके वहां पर लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं इसीलिए वो गए और कोई बात थोड़ा ना है। आप पर आऊंगी मनोज मिश्रा जी, इन सभी सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन सतीश प्रकाश जी बीएसपी ने मंडल स्तर पर खूब मेहनत की है। जो जनाधार बीएसपी से छूट चुका है उसको वापस लाने की कोशिश यहां पर की जा रही है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। सतीश प्रकाश का ऑडियो जोड़ने की कोशिश की है। मनोज मिश्रा जी जवाब दीजिए। ठग की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, विवेक जी का कहना है कि सब ठगी करते हैं। विवेक जी असल उसी कल्चर से पले बड़े हैं तो उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। विवेक जी की समस्या ये है कि अभी ये उद्योगपतियों की बात कर रहे थे, ये उद्योगपतियों की बात कर रहे थे। मैंने उत्तर प्रदेश विकास परिषद का उदाहरण दिया, इनके पास जवाब नहीं। ये बता नहीं सकते कि अमर सिंह जी क्या नीति को कमरादान निकला। आप बताइए कौन सी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो गई? हमने दूसरा प्रश्न से पूछा था, आप दादरी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन के लिए किसानों की जमीन उन्हें पौने दामों पे ले ली गई थी और बेची कई गुने दामों पे गई थी। दीपक मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक मिश्रा जी, आरोप प्रत्यारोप का तो खेल चलता रहेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, लेकिन पंचायत चुनाव कई मायने में अहम माने जाते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिटमस टेस्ट, सेमीफाइनल, सब कुछ कहा जा रहा है। जिन पार्टियों का बाहर से समर्थन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या नतीजे होंगे ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव दीपक मिश्रा जी से काफी महत्वपूर्ण है। यह चुनाव निसंदेह काफी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना निजी तंत्र, धन बल और प्रशासनिक ताने बाने के साथ उतर रही है, लग रहा है कि उसे भय है कि उत्तर प्रदेश में उसकी लोकप्रियता डवाडोल है। मैं भी भाई मनोज जी की बात सुन रहा था, उन्होंने भ्रष्टाचार पे बहुत बढ़िया बोला। पूर्ववर्ती सरकारों के जितने भ्रष्ट नेता थे
जो जिनके खिलाफ खुद मनोज मिश्रा जी धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया करते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में बाकायदे राज्यसभा के सदस्य हैं। लखनऊ में एक सेठ जी ने एक बड़ा भवन बनाया था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का तंत्र दिया था, और स्वयं मोदी जी ने कहा था कि जयप्रकाश नारायण जी को तिलांजलि दी गई है। 4 साल हो गए, यानी कि 1500 दिन बीत चुके, घंटे और मिनट जोड़ लीजिए। 2 मिनट में भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाली भाजपा ने बड़ी चालाकी से विपक्ष को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, सारे भ्रष्टाचारियों को राज्यसभा की सदस्यता दे दी। अब इससे इनकार नहीं कर सकते। और मनोज जी के यहाँ तो बाकायदे जाति सूचक शब्दों के साथ जातीय नेता तैयार किए जाते हैं। 1963 में उपचुनाव हो रहा था, दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़ रहे थे। वो ब्राह्मणों के गांव में सिर्फ इसलिए नहीं गए कि कहीं मैसेज खराब न चला जाए कि दीनदयाल उपाध्याय जातिवाद का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ तो बाकायदे जाति सम्मेलन किए जाते हैं। और बाकी दलों में तो 2 पीढ़ियों का परिवारवाद होगा, इनके यहाँ तो 3 पीढ़ियों का परिवारवाद है। एक व्यक्ति रक्षा मंत्री, सांसद, उनके पुत्र विधायक और उनके संधि राज्यसभा और संगठन के बड़े पद पर। तो ये देखिए, मैं इतना ही कहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें फिर दिखाया करें। भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,860 से घटकर $1,680 हो गई, और आप मनोज जी बताइए, संरक्षण में पलने वाला एक व्यक्ति आईना जब भी देखा करें 16.8 पहले देखा करें फिर दिखाया करें। मनोज जी देखिए, दीपक जी ने 2 बातें कही। दीपक जी ने एक तो दीनदयाल जी की तारीफ करी, चलिए इनकी निष्ठा बदलने पर इनको बधाई और धन्यवाद। और दूसरी बात सादगी को नकारा जा सकता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं दीपक जी ने, गाड़ियों के जत्थे के साथ नहीं निकलते। सुनिए दीपक जी, मायावती जी 22 गाड़ियों से निकलती थी, योगी जी तो संत हैं, वो तो 24 गाड़ियों से निकलते हैं। 2 गाड़ियों का अतिरिक्त भ्रष्टाचार। दीपक जी ने माना, कहाँ गया एकात्म दर्शन, कहाँ गया सादगी और शुचिता का संकल्प? सुनिए दीपक जी ने माना, खाली तौलिए का रंग बदल दिया गया है। मायावती अरे जी दीनदयाल उपाध्याय की तारीफ तो की, लेकिन सवाल भी तो कई सारे खड़े किए हैं मनोज जी। पूरी बात तो सुन ले, आप बातें नहीं दीपक जी, सवाल भी तो पूछे, उन सवालों का भी तो जवाब दीजिए। दीपक जी सुन पा रहे? सुन रहे, बिल्कुल सुन रहे। देखिए दीपक जी, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं ना। ये सब कोई की तारीफ करेंगे, आपके नेता ये दीनदयाल जी की तारीफ करके अपने नेतृत्व में पंक्ति उठा रहे हैं। ये इनकी तारीफ करेंगे कि चैनल पे बैठ के दीनदयाल जी की तारीफ कर रहे हैं, इस बात का साधुवाद, और अपने इसी बहाने अपने नेतृत्व पर उंगली उठा रहे हैं, इस बात का भी साधुवाद। दूसरा बात उन्होंने माना कि विपक्ष में जो भ्रष्ट थे, तो इसका मतलब आपके पास थे वो भ्रष्ट थे, इस बात को आपने स्वीकार किया, इस बात का भी साधुवाद। तीसरी बात, आपने जातिवाद पे भी स्वीकार कि हाँ हमारे यहाँ जातिवाद है, और एक ही परिवार के अरे परिवार के व्यक्तियों को विवेक जी ने आपको गिना दिया। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की परिभाषा बता दी विवेक जी ने आपको। परिवारवाद ये नहीं होता, परिवारवाद होता संगठित। विवेक जी, खाली पिछली पार्टियों में भाजपा को परिवारवाद और जातिवाद दिखता है। विवेक जी, मनोज मिश्रा को खाली पिछली की जो भी सरकारें रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी रही हो या कांग्रेस रही हो, उन सभी पार्टियों में परिवारवाद और जातिवाद दिखता है। संध्या कंचन जी मेरे एक बात का प्रश्न जब पूछिए कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश और अखिलेश के बाद विवेक जायसवाल के प्रदेश साइलेंस के अध्यक्ष कांग्रेस के नेहरू परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष मत सकता है। आप इनसे ये पूछिए, ममता बनर्जी क्या उनका भतीजा, शरद पवार क्या उनका भतीजा या बेटी? अरे ममता बनर्जी के तो कितने ऐसे मनोज मिश्रा जी, ममता बनर्जी की पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जिन पर आप आरोप लगाते थे और आज वो आप ही की पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी की रक्षा हो मनोज मिश्रा जी, पार्टी की रक्षा हो, कहाँ बंगाल पर मत जाइए। इतने ऐसे नेता हैं जिन पर आप आरोप लगाते थे और अब वो आप ही की पार्टी में नजर आते हैं। खैर बहरहाल, मैं एक सवाल कांग्रेस के ऊपर भी पूछना चाहूंगी।
मनोज मिश्रा जी, कांग्रेस को इन सब के बीच आप कहां देख रहे हैं? पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी काफी मेहनत की और सीधा सीधा टारगेट तो विधानसभा चुनाव ही रखा है। खासतौर से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूर्वांचल में भी अगर देखा जाए तो बनारस में गई थी, मंदिर में पूजा अर्चना की गई थी, हिंदुत्व की छवि अपनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। किधर देखते हैं कांग्रेस को आप इन सब के बीच? देखिए कंचन जी, आपके देखिए कि मोदी योगी के डर से केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, ममता जी चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी मंदिर जाने लगी, गंगा स्नान करने लगी, और राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ बैठने लगे और गुजरात में मंदिर मंदिर जाने लगे। ये है अच्छे दिन देश के, ये देश के मोदी जी के कारण अच्छे। तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही पूजा करने का अधिकार है मनोज जी, कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूजा कर सकती है, बाकी विपक्षी पार्टियां पूजा नहीं कर सकती हैं? इन्होंने जैसे गोली चलाते थे, संयोग का खून पानी लाल कर दिया था राम भक्तों की गोली से। चलिए, समय की कमी है हमारे पास। गोली चलाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कंचन का अभियान में जुड़ने के लिए। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 15 अप्रैल से पहली फेज की वोटिंग होगी, 2 मई को नतीजे आएंगे, 2 मई के उन 5 चुनावी राज्यों के भी नतीजे आएंगे। सियासत गर्म है और पंचायत चुनाव देखिए इसलिए भी, इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। विपक्षी पार्टी या सत्ता पक्ष पार्टी हो, तमाम बाहर से समर्थन दिया जा रहा है। देखना होगा कि 2 मई को क्या नतीजे आते हैं, क्योंकि ये काफी कुछ डिसाइड करेगा। जो एक तरफ आज 26 तारीख को 4 महीने पूरे हो रहे कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर, हालांकि वो आंदोलन की तादाद तो जरूर कम हुई है, लेकिन एक चीज इससे साफ हो जाएगी और ये पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्या इस देश का अन्नदाता, क्या इस देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी ठोक रही है। इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही। सोमवार को होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, गुरुजी ठंडाई लाए खुशियों की बौछार, शरबत की खुशबू और अपनों का प्यार। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत परिवार की ओर से मुबारक हो आपको ये होली का त्योहार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।